हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि 1 नंबर या फिर 2 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी को मेरी तरफ से पहले ही सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है। 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं आपके विज्ञान के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं सफ़ेदी करने पर किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। तो जब हम सफ़ेदी करते हैं ना, तो तुरंत चमक नहीं आती, थोड़ी देर बाद आती है। तो उसका क्या कारण है, हम क्या उसमें लगाते हैं। देखो, सफ़ेदी करने में बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कुछ समय बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, और उसी परत के कारण हमें दीवार चमकती हुई दिखाई देती है, और उसके कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, सभी प्रश्न। पहला क्या है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट। क्या वो देते हैं, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो ये जिंक फिर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का दो मोल होंगे, फिर Zn जिंक नाइट्रेट है, और फिर ये हमारा सिल्वर है Ag। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण देना है, और ये क्वेश्चन इस साल मॉडल पेपर में भी रखे गए हैं ऑफिशियल, तो इस एग्जाम में आ सकते हैं। फिर क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये मैग्नीशियम हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और फिर हाइड्रोजन H2। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रति अम्ल का एक मुख्य संघटक क्यों होता है। देखो, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या होता है, एक क्षारीय पदार्थ है, और ये अम्ल को उदासीन करता है। इसीलिए जब आप खाना खाते हो ना, कहीं पर जाते हो पार्टी पर में, पेट में ठूस ठूस के खा के आते हो, और फिर सुबह करते हो अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, पेट फूला है, तो किस लिए होता है, आपके पेट का एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। फिर आप इनो खाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो, वो एक गोली देता है, वो एंटासिड होता है, वो क्षारीय दवा होती है, जो खाने पर पेट के जो पीएच को बैलेंस करता है। ठीक है, उसको उदासीन बनाने का कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो ये है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, KClO। इसको गर्म करने पर इसका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाना। ठीक है, गर्म करने पर आप यहाँ पर डेल्टा साइन बना सकते हो, त्रिभुज की तरह इसे गर्म करने का प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वियोजन क्या होता है, उदाहरण भी दीजिए। तो वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत के द्वारा होता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। जब किसी पदार्थ का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन हो जाता है, तो यह प्रक्रम विद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए, ये मेरे पास पानी है H2 जो लिक्विड अवस्था में, इसमें मैंने विद्युत धारा दी, तो ये H और O2 दोनों ही गैसीय अवस्था में होंगे और हवा में उड़ जाएंगे। करें निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित, अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है तो अपचयित हो रहा है। तो देखो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के साथ क्या लगे, ऑक्सीजन, तो सोडियम क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम उपचयित होता है, और ऑक्सीजन यहाँ था, ऑक्सीजन नहीं है, तो O2 अपचयित हो रहा है। ये वाला अगला क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 CuS2। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एक शानदार उदाहरण है, आसान सा, इसे आप याद करना ला। अगर आपसे पूछते अपउपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये उदाहरण आसान है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, यानी कि कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन, तो ये H2 क्या हुआ है, उपचयित हुआ है। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी लग रही होगी आजकल, क्योंकि वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वैसे ही मेरे को गले की प्रॉब्लम है, शिकायत है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। देखो, अम्ल के जलीय विलयन में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन।
अगर आप विद्युत के चलन की बात करें तो कौन जिम्मेदार होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये H पॉजिटिव। तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, इसीलिए उसमें विद्युत प्रवाहित करता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो शुष्क है, ड्राई है, सूखा है। देखो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती, जिससे अम्लीय गुण अभिलक्षण नहीं होता है। अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगी क्योंकि वो सूखा है। गीला होता तभी करेगी ना, क्योंकि सूखे में H पॉजिटिव आयन होगा ही नहीं। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 5 है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता की गणना कीजिए। ठीक है, 5 बोला है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी 10 की पावर -p। तो 10 की पावर में p का मान क्या है हमारे पास? ये 5 है, ये रख देंगे। पीएच पैमाना क्या होता है? उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। तो पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना एक स्केल होता है, ऐसा स्केल, ठीक है, जिसमें यहाँ से यहाँ पर बीचों बीच क्या होगा? 7 होगा। पीएच पैमाने से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापते हैं। पीएच पैमाना वह पैमाना है जिसके द्वारा हम उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापते हैं। 0 से 7 से नीचे अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है और 7 पे उदासीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये सभी प्रश्न 1 या 2 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के किसी एक औद्योगिक निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला है। सभी प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं, ये देख सकते हैं। क्या है? देखो इसका प्रोसीजर, आपको सबसे पहले क्या लेना है? NH4OH लेना है, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला देना है। तो आपको क्या मिलेगा? NH4CO3, NH4CO3 मिलेगा। फिर क्या करना है? या तो आप NaCl में जो NH4CO3 मिला है उसमें आप क्या मिलाएंगे? NaCl। फिर आपको क्या मिलेगा? सोडियम NaHCO3 मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलेय अवस्था में, और NH4Cl आपका अलग हो जाएगा। एक तरीका है। या फिर ये जो आपको मिला है NaHCO3, उसका आप विघटन कर दो तो भी आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। पानी मिलेगा अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग मिलेगा। ये औद्योगिक निर्माण की विधि है, फैक्ट्रियों में बनता है, बड़े बड़े औद्योगिक में। अगला प्रश्न है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। तो इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। पीएच परिभाषा दिया है मैंने, सूत्र भी लिखा है और 5 न्यूमेरिकल भी कराया है, आंकिक प्रश्न। ठीक है, अगर आप लिखोगे ना पीएच पैमाना और चैनल के नाम लिख दोगे मैथमेटिक एनालिसिस यूट्यूब पर, तो वो वीडियो टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन 100% 1 नंबर का या 2 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक, आंकिक प्रश्न। तो किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण अर्थात H पॉजिटिव का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। क्या होता है? H पॉजिटिव आयन का ऋणात्मक लघुगुणक होता है, ये आप लिख देंगे। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रसिद्ध नाम है इसका विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखो, अगर बेकिंग पाउडर को हम गर्म करेंगे तो इसमें से क्या बनता है? कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखो, ये बेकिंग पाउडर है, इसको गर्म किया, हमें क्या मिलेगा? Na2CO3, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये रिएक्शन भी लिख देना। गैस कौन से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे निम्नलिखित को पूर्ण रूप एवं संतुलित कीजिए। पूरा भी करना है और संतुलित भी करना है। जैसे ये मेरे पास NaCl है, इसमें हमने NH3 मिलाया, अमोनिया, फिर पानी मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या बनता है? NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट है आपका COH का वोल्टेज, इसमें हमने क्लोरीन मिलाया, बुझा हुआ चूना में क्लोरीन मिलाने पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है और पानी अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक यौगिकों के 2 उपयोग लिखिए। तो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या उपयोग है? जब पेट में एसिड, जो एंटासिड होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड गोली बनती है, क्षारीय गोली होती है, तो पेट में अम्लता को दूर करने के लिए दवाई के रूप में दी जाती है।
और फिर आग बुझाने के यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका उपयोग क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को फिटकरी, सफ़ेद जो होता है ना फिटकरी, आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, बहते हुए रक्त को रोकने में। जब आप दाढ़ी बनाने जाते हो तो नाई अगर कट पिट जाता है ना तो वो फिटकरी घिसता है, उससे क्या होता है, खून बंद हो जाता है। जल के शोधन में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, अगला है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻9 है। इस विलयन का पीएच मान परिकलित कीजिए, बताइए कि विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो शॉर्ट ट्रिक देखो, 10⁻⁻9 है। सूत्र क्या होता है पीएच निकालने के लिए, ये सूत्र होता है आपका, इसे याद रखिएगा। और बहुत ही आसान, आपके जो आपके लेवल का क्वेश्चन है वही है। देखो ये -10 log H पॉजिटिव होता है, और H पॉजिटिव आपको ये दे रखा है 10⁻⁻9। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। log m की पावर n क्या होता है, n log m। जो पावर में होता है ना वो सामने आ जाता है। देखो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हमें क्या दे रखा है 10⁻9, ये हमने यहाँ पे रख दिया। और ये -9 सामने आ जाएगा, ये माइनस है और -9 ऑलरेडी सामने आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9। तो देखो ये +9 लिख दिया। फिर log 10 आ गया। log 10 बेस पे 10 का मान क्या होता है, log 10 बेस पे 10 का मान 1 होता है। तो ये 9 × 1 कितना आ गया, 9। ठीक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, 10 की पावर अगर कुछ भी है माइनस में तो वो ही आपका पीएच आ जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, 9 आ गया। अब 9 आ गया, 9 का मतलब क्या है, 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा यानी कि ये क्षारीय है, ये क्या होगा, अतः विलयन क्षारीय होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1N है, विलयन का पीएच मान, उसकी प्रकृति बताइए। देखो बच्चों 1 है, ठीक है, तो H के जगह पे क्या आ जाएगा 1, ये 1 दे रखा है ऑनली, H पॉजिटिव के स्थान पे क्या दे रखा है 1। तो log 1, बच्चों log 1 का जो मान होता है ना वो 0 होता है, याद कर लो। log 1 का मान 0 होता है, 0 आ गया है। तो 0 मतलब 7 से कम, और 7 से कम यानी कि ये क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। धावन सोडा, धोने का सोडा, साबुन और कागज के उद्योग में इसका पहला उपयोग। दूसरा बोल देंगे जल की कठोरता दूर करने में। फिर नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है, वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण है। पीने के पानी को शुद्ध करने में, रोगाणु मुक्त करने में विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्या है, NaHCO3 है और यहाँ पर 2NHCO3 है। तो NaHCO3 में जब आप पानी मिला दें और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तब जाके ये बनता है। तो यहाँ पे क्या रिक्त स्थान में आएगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है यहाँ पर CaOCl2, यहाँ बन रहा है CSO4H2O। ठीक है, तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा H2SO4, तो CSO4H2O बनेगा और क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो खाने का सोडे का रासायनिक जो नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, और इसकी बनाने की विधि यह है, बस ये रिएक्शन लिख देना है, ये वाला। क्या, NaCl में हमें पानी मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है और अमोनिया मिलाना है। हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सिंपल। आगे बढ़ते, आवश्यक समीकरण देकर बताइए धावन सोडा से बेकिंग सोडा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो सिर्फ समीकरण याद रखना है, ये आपके पास समीकरण है, इसको याद कीजिए बस। आपके पास क्या है, धावन सोडा है, ठीक है, इसमें आपको पानी मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा NaHCO3। ठीक, दो उपयोग लिखने, कास्टिक सोडा का क्या उपयोग होता है, धातुओं से ग्रीस हटाने में और साबुन और अपमार्जक बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, हड्डियों को जोड़ने में और खिलौने बनाने में। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, और विरंजक चूर्ण का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2।
अगला, धावन सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखना है, इसकी बनाने की विधि और केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और अणुसूत्र होता है Na2CO3, पानी के 10 मोल H2O 10H2O। और बनाने की विधि क्या है, आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ठीक है, विखंडन कर देना है तो ये बन जाएगा, पानी मिला देना होता है। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखिए, इस पर ताप का प्रभाव भी लिखिए। तो देखो, खाने का सोडा बनाने का क्या होता है, NaCl, उसमें क्या मिलाना, पानी, उसमें मिलाना है कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें मिलाना है अमोनिया। तो आपको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड और क्या मिलेगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा। ताप का प्रभाव क्या होता है इस पर, अगर ये खाने का सोडा इसको हीट किया जाए, ठीक है, तो ये धोने का सोडा, धावन सोडा और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में अलग हो जाता है, ठीक है। और ये उपयोग क्या होता है इसका, प्रतिअम्ल औषधि की बनाने में ये इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। शानदार क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर रखा गया है, अर्थात हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर से अधिक है, जिस कारण कॉपर धातु हाइड्रो अम्लों अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे ऊपर है, इसलिए उससे विस्थापित नहीं कर सकता, अभिक्रिया ही नहीं करती है इसी वजह से। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर डालते हैं ना, तो सिल्वर को वो विस्थापित करके खुद उसके जगह पे आ जाता है और क्यूप्रिक नाइट्रेट बना देता है, जिससे विलेन का रंग बदल जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ये कॉपर है, ये आपका AgNO3 है, तो Ag को हटाकर वो खुद आ जाता है उसके स्थान पर, ठीक है। Ag बेचारा अलग हो जाता है और वो उसके जगह पे आ जाता है, क्योंकि वो उससे ऊपर है सक्रियता श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरी कम सक्रिय एक एक धातु का नाम भी लिखिए। धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से सक्रिय धातु क्या है, सोडियम है, और जबकि हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु गोल्ड है, सोना। कह रहे निम्नलिखित में अंतर लिखिए। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है और निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। खनिज क्या होता है, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जबकि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्व कम खर्च पर निष्कर्षित किया जाता है। खनिज प्रकृति में मिलते हैं खुली अवस्था में, ठीक है, और अयस्क उन्हीं से निकाला जाता है। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, और जबकि निस्तापन में क्या करते हैं, निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो ये कॉपर है, ये H2SO4 के साथ आप जब इसको गर्म करोगे ना, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, पानी और SO2। केवल समीकरण लिखना था। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के प्रमुख दो अयस्कों का नाम लिखिए और उसका सूत्र भी लिखिए। एक तो है कॉपर पायराइट CuFeS2 कॉपर पायराइट, और दूसरा है कॉपर ग्लांस Cu2S। ये कॉपर के प्रमुख दो अयस्क के नाम है। कह रहे कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। देखो कार्बन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रथम कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 4। तो अष्टक पूरे करने के लिए 4 चाहिए, तो अष्टक इसके बाहर कितने 4 हैं। जैसे कार्बन है ना, अगर मैं कार्बन के कक्षक बना के दिखाऊं, ये प्रथम कक्षक है, ये प्रथम कक्षक, ये द्वितीय कक्षक। तो प्रथम कक्षक में ये कार्बन है, ये 2 होता है, और द्वितीय में 4 होता है। तो ये चारों आबंध बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, वही लिखा हुआ है। कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है।
यह चतुर संयोजक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, अर्थात इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक नियम बनाने के लिए, बाहर के कक्षक में 8 पूरे करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका 2n²। ये द्वितीय कक्षक है, n बराबर 2 रखोगे तो 4 दूनी 8। अष्टक पूरे करने की कोशिश करता है, 4 इसके पास है और 4 बनाने की कोशिश करता है। तो हर इलेक्ट्रॉन क्या करने करता है, साझेदारी की करने की कोशिश करता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है, साझेदारी करता है 2-2 की, 1-1 की। ठीक है, तो ये है कार्बन के संयोजकता पर टिप्पणी। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं ब्रोमो पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ब्रोमो पूर्व लग्न है Br, पेंट 5 कार्बन, एन सारे सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 कार्बन और एक हाइड्रोजन हट के ब्रोमो Br लगा देंगे और बाकी सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड हो गए। ब्रोमो Br, पेंट 5 कार्बन, एन यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड। समूह या मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समूह क्या होता है, मूलक क्या होता है? देखो, सामान्यतः प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में से 2 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। इन दोनों मूलकों में से एक का कारण यौगिक के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं और दूसरा मूलक यौगिक के भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अगर देखो समूह क्या है, ठीक है, यहाँ पर Br समूह हुआ और ये क्या हुआ, आपका मूलक हुआ। ठीक, उदाहरण भी वो वाला दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, स्पेसिफिक नाम है। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का जो IUPAC नाम है वो है मेथेनल और रासायनिक सूत्र होता है HCHO, और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COH। याद कर लीजिएगा, ये बहुविकल्प प्रश्न में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टरीकरण पद की व्याख्या कीजिए, और ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ निर्जलीकारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टरीकरण कहलाती है। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को देना, इसे याद कर लो, रट लो इसको। ये एसिटिक अम्ल है, इसमें आपने एथिल अल्कोहल मिलाया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ये क्या है, निर्जलीकारक है, तो क्या बनाएगा, ये एस्टर बनाएगा। देखो, ये C2H3, ये C2H5 बीच में ये है, तो ये एस्टर हो गया, एथिल एसीटेट कहते हैं इसको, और ये पानी अलग करेगा। तो ये जो अभिक्रिया ये एस्टरीकरण है, हर साल आता है, हर साल, इस साल भी आएगा पक्का। अगला है, थर्मिड अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। थर्मिड अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोनिक अम्ल जो होता है उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, उसे आप स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया। जैसे ये एसिटिक अम्ल है, इस पर हमने NH3 मिलाया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा, मेथिल एमीन, एमीन बनाएगा और CO2N2 को अलग करेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये स्मिट अभिक्रिया, अभिक्रिया जरूर देनी है। ठीक है, अगला है, वुड्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? तो जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं तो इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ये क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन आता है हर साल। देखो, ये क्या है, मेथिल आयोडाइड, और यहाँ क्या है, सोडियम है, और यहाँ पर है CH3I, तो ये चीज़ अलग हो जाएगी और ये चीज़ अलग हो जाएगी। CH3 क्या बना देगा, C2H6 एथेन, और ये 2NaI अलग हो जाएगा। तो ये है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, 2 एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम वर्ण सूत्र लिखिए। एलिफेट असंतृप्त क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एथिलीन, आप एथीन, इथाइन कुछ भी बना के दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही हो, और भी सिंपल दे सकते हो।
अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5 के आंशिक ऑक्सीकरण पर एसिटिल्डिहाइड तथा पूर्ण ऑक्सीकरण पर एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, अगर आंशिक ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिटिल्डिहाइड बनेगा और पूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया को लिखिए। ये एथिलीन है, इसमें Br मिला है। देखो एथिलीन को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको CH2Br CH2Br। अगला है साबुन के निर्माण में प्रमुख 2 पदार्थों के नाम लिखिए। साबुन किससे बनता है, स्टेरिक अम्ल जिसका सूत्र ये होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इन 2 प्रमुख चीजों को मिलाने पर साबुन बनता है। आगे बढ़ते हैं, साबुन का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम पोटेशियम स्टीयरेट और इसका सूत्र होता है C17H35COONA। ठीक है, या फिर ये C17H35COOK। ठीक है, सोडियम या फिर पोटेशियम, यहाँ पर सोडियम है, ये पोटेशियम है। ठीक है, इससे साबुन बनता है। और एक चीज़ बच्चों, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा, सभी बच्चों को शेयर करना होगा और फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको PDF दे दूंगा। आधुनिक आवर्त नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है आधुनिक आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, उनके आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि उनके जो गुणों में ना एक नियमित क्रम वृद्धि होती है। ठीक है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बस 1 नंबर में इतना ही लिखना है। अगला है मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है। तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता था पुराना वाला, और नया वाला आधुनिक आवर्त सारणी में उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। ये मौलिक अंतर है दोनों में। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति स्पष्ट कीजिए। देखो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का 11 होता है, प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्षक में 8 और लास्ट में बचा 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया तो कितना अंक 1 2 3, तो आवर्त होगा 3 और लास्ट में कितना बचा 1, तो समवर्ग होगा 1, समूह। आंसर। नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन देखो कितनी साल पूछा गया है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7, आवर्त कितना होगा 1 2 3 और लास्ट में कितना है 7, तो वर्ग हो जाएगा 7 लिखो, ए भी लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन 7 जरूर लिख देना। कह रहे मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु के भार पर आधारित है। ठीक है, उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। इस प्रकार उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। यह है मेंडलीफ का आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन है एक तत्व M आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड और क्लोराइड का सूत्र बताइए। दूसरे समूह में है तो MO हो जाएगा इसका ऑक्साइड और क्लोराइड का हो जाएगा MCl2। ठीक है, रट लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 36 आवर्त सारणी में इसका स्थान बताना है। तो जब आप इसका खोलोगे, अब ये रटने वाली चीज़ नहीं है। देखो पहले कक्षक में 2 होता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फिर बचा 8, तो कितने हो गए 1 2 3 4। तो आवर्त सारणी में जो स्थान हो गया आवर्त कितना होगा 4 और बाहर अष्टक इसके पूर्ण है, तो समूह इसका होगा 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही 29 का 2 8 18 1। ठीक है, 2 8 18 1, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान चौथा होगा और समूह 1। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने क्वेश्चन बताए ये तो नमूना है आप लोगों के लिए, एक नमूना है। अभी कंटेंट में बना रहा हूँ ना, अभी पूरा बना नहीं है, ये थोड़ा बना था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी मस्त मस्त कंटेंट बन रहे हैं। ठीक है, जैसे ही बन जाएंगे धड़ाधड़ वीडियो आते रहेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं और इसको शेयर करें। और आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और मुझे फिर कमेंट करना है। ठीक है,
व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको मैं PDF दे दूंगा। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में।